की बात करते हैं ना, तो हमें एक बहुत ही सटीक और क्लियर कट जवाब की उम्मीद होती है। हाँ, मतलब वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता। राइट। जैसे अगर कोई हड्डी टूटी है तो एक्सरे मशीन में वो एक सफेद टेढ़ी लाइन की तरह साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उंगली रखकर कह देता है कि प्रॉब्लम ठीक यहाँ है। बिल्कुल, सब कुछ कितना साफ और बाइनरी होता है, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। एकदम सही। लेकिन जब हम ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वहां की एक्सरे मशीन एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाती है। वहां कोई सीधा साधा जवाब नहीं होता। ज्योमेट्री तो अगर देखा जाए तो एक बहुत ही पेचीदा डिटेक्टिव गेम की तरह है। हाँ, जहाँ हर खींची गई रेखा और हर एक एंगल कोई ना कोई सुराग छिपाए बैठा होता है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो ज्योमेट्री मास्टर क्लास ट्रायंगल्स पर एक बहुत ही डिटेल रिसर्च है। और अगर हम इस मटेरियल की पहली स्लाइड यानी स्लाइड 1 को ही देखें, तो इसका मेन विजुअली कितना इंटरेस्टिंग है। ओ हाँ, उसमें एक ट्रायंगल के अंदर नीली, पीली और लाल रंग की दर्जनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। पहली नज़र में तो ये किसी उलझे हुए धागे के गुच्छे जैसा लगता है। लेकिन असल में ये ज्योमेट्री की उस कॉम्प्लेक्स ब्यूटी को दर्शाता है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन यहाँ बहुत साफ है। जो भी लोग आगामी एसएससी, आरआरबी और रेलवेज 2025 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये एक जीरो कंटेंट स्किपिंग वाला बिल्कुल लाइन बाय लाइन रिवीजन होने वाला है। तो इस ज्यामितीय पहेली को सुलझाना शुरू करें। इससे शुरू करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता था। अगर हम स्लाइड 2 पर आए, जहां हमारा मास्टर क्लास एजेंडा दिया गया है, तो आज हम 4 मेन मॉड्यूल्स पर फोकस करेंगे। अच्छा, तो क्या क्या है इन 4 मॉड्यूल्स में? देखो, पहले हम एंगल बाइसेक्टर्स और एल्टीट्यूड्स के टकराव को समझेंगे। फिर दूसरे मॉड्यूल में हम इन सेंटर्स, एक्स सेंटर्स और कुछ एडवांस्ड रूल्स की गहराई में जाएंगे। राइट। तीसरे में हम ट्रायंगल की एनाटॉमी और स्पेशल रिजल्ट्स को डिकोड करेंगे। और लास्ट में एग्जाम फोकस्ड एक रैपिड फायर बोनस सेक्शन भी होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही एक्शन पैक लग रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्लाइड 3 पर चलते हैं। यहाँ मॉड्यूल 1 का पहला कॉन्सेप्ट है जिसे हाफ एंगल रूल कहा गया है। ये हाफ एंगल क्या चीज है? तो हाफ एंगल रूल एक बहुत ही बेसिक पर पावरफुल प्रॉपर्टी है। ये रूल कहता है कि एक ट्रायंगल ABC में अगर हम अंदर वाले एंगल B का बाइसेक्टर यानी उसको ठीक बीच से काटने वाली रेखा खींचें, हाँ, और बाहर वाले एंगल C का भी बाइसेक्टर खींचें, बिल्कुल। और जब ये दोनों रेखाएं ट्रायंगल के बाहर किसी पॉइंट E पर आकर मिलती हैं, तो वहां एक नया एंगल बनता है, एंगल BEC। रूल ये है कि ये जो नया एंगल BEC है ना, ये हमेशा ऊपर वाले मेन एंगल BAC का ठीक आधा होता है। फॉर्मूला है एंगल BEC इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल BAC। अब यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। ये एंगल बिल्कुल आधा ही क्यों होता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? ये 1/3 या 1/4 क्यों नहीं हो जाता? ये आम तौर पे सबको लगता है कि कोई जादू है, पर ज्योमेट्री में कोइंसिडेंस जैसा कुछ नहीं होता। ये हमेशा काम करता है, और इसके पीछे का असली लॉजिक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हम प्लीज, क्योंकि बिना एनालॉजी के मैथ्स थोड़ा ड्राई हो जाता है। देखो, एक तराजू का इमेजिन करो। किसी भी ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल होता है ना, वो उस तराजू के एक पलड़े की तरह है जो अंदर के 2 ऑपोजिट एंगल्स के टोटल वेट को बैलेंस करता है। अच्छा। अब जब हम एंगल B और बाहर वाले एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करते हैं यानी आधा करते हैं, तो हम असल में उस तराजू के दोनों पलड़ों का वेट ठीक आधा कर रहे होते हैं। ओ, तो क्योंकि बेसिक इक्वेशन ही आधी हो गई है, इसलिए जो नया फाइनल एंगल बनता है वो भी आधी ही वैल्यू निकाल कर देता है। हाँ, एकदम सही। जब हम इक्वेशन के हर पार्ट को 2 से डिवाइड करते हैं, तो नए ट्रायंगल BEC का टॉप एंगल भी पुराने ट्रायंगल के टॉप एंगल का आधा रह जाता है। मतलब अगर एग्जाम में दिया हो कि ऊपर वाला एंगल BAC 70 डिग्री है, तो बिना किसी कैलकुलेशन के बाहर वाला एंगल BEC सीधा 35 डिग्री होगा। है ना आसान? ये तो सच में टाइम बचाने का अल्टीमेट तरीका है। बस आधा करो और आगे बढ़ो। लेकिन स्लाइड 4 और 5 में एक अलग ही टकराव हो रहा है। प्रॉपर्टी 2, एल्टीट्यूड्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स।
हाँ, ये ज्योमेट्री के सबसे इंटरेस्टिंग क्लैशेस में से एक है। राइट। यहाँ सिचुएशन ये है कि एक ही टॉप वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड गिरा है जो बिल्कुल 90 डिग्री पर जमीन पर हिट करता है, जिसे ए डी कहा गया है। और उसी वर्टेक्स ए से एक एंगल बाइसेक्टर भी निकला है जिसे ए ई कहा गया है। वो इन दोनों लाइंस के बीच में ना एक बहुत ही पतला सा एक नैरो एंगल बन रहा है, एंगल डी ए ई। स्लाइड पर इसका एक लंबा चौड़ा 3 स्टेप का प्रूफ दिया है जिसमें 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया है। क्या इस पतले एंगल का हिसाब लगाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है? देखने में प्रूफ थोड़ा लंबा लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसे विचारधाराओं का टकराव समझ सकते हैं। एल्टीट्यूड का सिर्फ एक ही गोल होता है, सबसे छोटे रास्ते से 90 डिग्री बनाते हुए नीचे आना। तो इसलिए वो बड़े बेस एंगल की तरफ थोड़ा झुक जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ बिसेक्टर का गोल होता है बिल्कुल फेयर रहना। उसे ऊपर वाले एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटना होता है। इन्हीं दोनों के अलग-अलग नेचर की वजह से वो छोटा सा गैप बनता है। तो वो फॉर्मूला क्या है जो इस गैप को निकालता है? फॉर्मूला बहुत ही खूबसूरत है। बेस के दोनों एंगल्स के डिफरेंस का आधा, यानी एंगल B माइनस एंगल C, और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। वेट, बस इतना ही? वो इतना बड़ा प्रूफ बस यहाँ तक पहुँचने के लिए था? हाँ, प्रूफ का कोर ये है कि जब हम एल्टीट्यूड के 90 डिग्री वाले इक्वेशन और बाइसेक्टर के हाफ एंगल वाले इक्वेशन को एक साथ लेते हैं तो ए वाला पार्ट बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बेस एंगल्स का डिफरेंस बचता है। अच्छा, स्लाइड 5 पर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। अगर बेस एंगल 65 डिग्री और 45 डिग्री दिए हुए हैं तो मुझे बस 65 और 45 का डिफरेंस निकालना है, जो कि 20 हुआ। और फिर उस 20 का आधा करना है, जो कि 10 डिग्री होगा। यानी वो पतला सा एंगल DAE बिल्कुल 10 डिग्री का आएगा। बिना पेन पेपर के सॉल्व हो गया है तो। यही तो ज्योमेट्री का मजा है। चलो अब मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं। स्लाइड 6 पर प्रॉपर्टी 3, इन सेंटर। इन सेंटर यानी आई। ये इन सेंटर वही पॉइंट है ना जहां ट्रायंगल के तीनों अंदरूनी एंगल बाइसेक्टर्स आकर मिलते हैं? हाँ, और इसका फॉर्मूला है एंगल BIC इक्वल्स 90 डिग्री प्लस ऊपर वाले एंगल A का आधा, यानी 90 प्लस A/2। पर ये 90 प्लस वाला लॉजिक कहाँ से आता है? इसे ऐसे समझो कि एक ट्रायंगल के एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। जब हम तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करके आधा कर देते हैं तो उनका सम भी आधा, यानी 90 डिग्री हो जाता है। राइट। अब जब हम नीचे एक छोटा ट्रायंगल BIC देखते हैं, उसके दोनों बेस एंगल्स बड़े ट्रायंगल के बेस एंगल्स के आधे हैं, तो उस छोटे ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकालने के लिए हमें 180 में से उन आधे हिस्सों को माइनस करना पड़ता है। ओह, और जब हम उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो वो 180 डिग्री का इक्वेशन बदलकर 90 डिग्री प्लस A2 बन जाता है। एग्जैक्टली ये इन सेंटर एक तरह से ट्रायंगल का कोर है। स्लाइड 7 के एग्जाम्पल के हिसाब से अगर एंगल A 70 डिग्री है तो 70 का आधा हुआ 35 और 90 में 35 जोड़ा तो 125 डिग्री। समझ आ रहा है? ये तो बहुत क्लियर हो गया। और इसी के ठीक ऑपोजिट एक और प्रॉपर्टी है स्लाइड 8 पर, जिसे एक्सेंटर कहते हैं, यानी O। हाँ, जब ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल्स के बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर मिलते हैं, इसका फॉर्मूला इन सेंटर से बहुत मिलता जुलता है। एंगल BOC इक्वल्स 90 डिग्री माइनस A/2। यहाँ माइनस क्यों हो गया? इसका लॉजिक याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। जब लाइंस ट्रायंगल के सेफ बॉर्डर के अंदर मिलती है तो वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए हम प्लस करते हैं, और जब लाइंस ट्रायंगल के बाहर खाली स्पेस में मिलती है तो वैल्यू घट जाती है, इसलिए हम माइनस करते हैं। अरे वाह, ये कंपैरिजन तो एग्जाम के टाइम पर बहुत याद आएगा। इनसाइड इज प्लस, आउटसाइड इज माइनस। हाँ, और एग्जाम में एक और ट्विस्ट आता है जिसे हम रिवर्स लॉजिक कहते हैं। रिवर्स लॉजिक, वो कैसे? कई बार क्या होता है, आपको बाहर का एंगल BOC दे दिया जाता है और अंदर का मेन एंगल A पूछा जाता है। अच्छा, तो इक्वेशन पलट जाएगी। अगर बाहर का एंगल 50 डिग्री दिया है तो मुझे 90 में से 50 को माइनस करना होगा, जो बचेगा 40। बिल्कुल। और फिर उस 40 का दुगना कर देंगे तो अंदर का एंगल A सीधा 80 डिग्री आ जाएगा। परफेक्ट। अब स्लाइड 9 पर जो चीज है ना, उसने मुझे सच में थोड़ा हैरान कर दिया है। प्रॉपर्टी 5, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अगर हम इन सेंटर और एक्स सेंटर इन दोनों को एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर दें
तो कुछ जादू सा होता है। ये सच में ज्योमेट्री की सबसे ब्यूटीफुल इवेंट्स में से एक है। देखो, हमने अभी सीखा कि अंदर वाला इन सेंटर एंगल 90+A2 है हाँ, और बाहर वाला एक्स सेंटर एंगल 90A2 है। अब अगर हम इन दोनों आमने सामने वाले एंगल्स को ऐड कर दें तो क्या होगा? तो +A2 और -A2 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एग्जैक्टली। और बचा 90 और 90 जो जुड़कर परफेक्ट 180 डिग्री बन जाएगा। और ज्यामिति का एक बेसिक रूल है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज के ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। यानी उन चारों पॉइंट्स B, I, C और O को छूते हुए एक बिल्कुल गोल सर्कल खींचा जा सकता है। ये तो किसी कॉस्मिक डिजाइन जैसा लग रहा है। हाँ, और इसी स्लाइड पर एक और बड़ा जियोग्राफिक ट्रूथ लिखा है कि टॉप वर्टेक्स A, इन सेंटर I और एक्स सेंटर O ये तीनों हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में होते हैं जो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। मतलब क्योस के बीच में एकदम परफेक्ट ऑर्डर। ये काफी माइंड ब्लोइंग था। चलो अब स्लाइड 10 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 6, साइड प्रोड्यूस्ड एंड एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्शन। ये सिचुएशन थोड़ी अजीब लग सकती है। इसमें बेसलाइन BC को एक साइड आगे D तक एक्सटेंड किया गया है, फिर ऊपर वाले एंगल A का एक बाइसेक्टर आता है जो बेसलाइन को पॉइंट E पर काटता है। यहाँ रूल लिखा है कि एंगल ABC प्लस एंगल ACD इक्वल्स 2 टाइम्स एंगल AEC। ये कैसे काम करता है? इसे ना एवरेज की नजर से देखना चाहिए। मतलब जो बीच वाला बाइसेक्टर एंगल है वो दोनों साइड वाले एंगल्स के टोटल का आधा होता है। ओह, तो अगर लेफ्ट साइड का अंदर वाला एंगल 40 डिग्री है और बीच वाला एंगल 70 डिग्री दिया है, तो हम जानते हैं कि 70 का दुगना 140 होता है। इस 140 में से अगर लेफ्ट साइड के 40 को माइनस कर दें तो राइट साइड का बाहर वाला एंगल सीधा 100 डिग्री आ जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशंस होते हैं इसके। राइट। अब एक और इक्वेशन है स्लाइड 11 पर जिसे क्रॉस कनेक्शन रूल बोला गया है। ये एक ऑल्टीट्यूड पर बेस्ड है। एक ट्राइंगल में AD ऑल्टीट्यूड है जमीन पर और उस ऑल्टीट्यूड की लाइन पर कोई भी रैंडम पॉइंट O मार्क किया गया है। और इसका फॉर्मूला दिखने में कैसा लग रहा है? फॉर्मूला है AB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स OB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये तो ठीक ठीक पाइथागोरस थ्योरम का ही भाई लग रहा है। ये बिल्कुल पाइथागोरस का ही रिजल्ट है। जब एल्टीट्यूड ठीक 90 डिग्री पर गिरता है तो वो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाता है। राइट। जब हम दोनों तरफ पाइथागोरस लगाते हैं तो वो बीच वाली कॉमन एल्टीट्यूड लाइन यानी AD दोनों साइड होने की वजह से कैंसिल हो जाती है। अच्छा, तो लेफ्ट साइड का बाहर वाला हाइपोटेन्यूज और राइट साइड के बेस का स्क्वायर बराबर होता है राइट वाले हाइपोटेन्यूज और लेफ्ट के बेस के स्क्वायर के। एक क्रॉस कनेक्शन बन गया। बिल्कुल। इसका जो एग्जाम्पल दिया है, AB निकालना है, OC 6 है, OB 5 है और AC 8 है। तो इक्वेशन हुई AB स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स 25 प्लस 64। जिसे सॉल्व करने पर AB स्क्वायर 53 आता है। तो AB हो गया √53 सेंटीमीटर्स। एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। परफेक्ट। तब यहाँ मॉड्यूल 3 शुरू हो रहा है स्लाइड 12 से, ट्रायंगल एनाटॉमी। और यहाँ आकर ना मेरे दिमाग में सच में एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कैसा कंफ्यूजन? हम इतनी देर से एल्टीट्यूड, बाइसेक्टर और मीडियन की बातें कर रहे हैं। असल में ये तीनों लाइंस ऊपर से नीचे बेस की तरफ ही तो गिर रही हैं। दिखने में ये एक जैसी ही होती है ना, इनमें एक्चुअल फर्क क्या है? ये कंफ्यूजन लगभग हर स्टूडेंट को होता है। तीनों ऊपर से नीचे आती हैं, पर तीनों के लाइफ के प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग हैं। प्रिंसिपल्स मतलब? देखो, एल्टीट्यूड का प्रिंसिपल है ग्रेविटी। उसे सिर्फ एक ही चीज दिखती है, सीधा नीचे 90 डिग्री पर गिरना। उसे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि बाएं वाली साइड बराबर कट रही है या नहीं। अच्छा, एल्टीट्यूड बस 90 डिग्री देखता है। और बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर का प्रिंसिपल है ऊपर वाले एंगल के प्रति फेयरनेस। वो बेस को बराबर नहीं बांटता जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं। उसका काम सिर्फ अपने ओरिजिन एंगल को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में काटना है। ओह, तो बाइसेक्टर जरूरी नहीं कि सामने वाली लाइन को आधा करें। और तीसरा? मीडियन। मीडियन का प्रिंसिपल है बेस के प्रति फेयरनेस।
इसे ऊपर वाले एंगल से कोई मतलब नहीं होता कि वहां कितने डिग्री बन रहा है। इसका मिशन है बस ऑपोजिट साइड को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना, यानी BD इक्वल्स DC। क्या मस्त समरी है ये। एल्टीट्यूड एंगल नहीं देखता, मीडियन ऊपर का एंगल नहीं देखता और बाइसेक्टर बेस नहीं देखता। पर क्या किसी ट्रायंगल में ये तीनों एक साथ कभी एक पैटर्न में दिखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, और यही चीज स्लाइड 13 पर स्केलीन हायरार्की में समझाई गई है। एक स्केलीन यानी विषमबाहु ट्रायंगल में जहां सभी साइड्स अलग होती हैं, वहां एक ऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर? रूल कहता है कि एल्टीट्यूड हमेशा सबसे बड़े एंगल की तरफ सबसे ज्यादा झुका होगा, क्योंकि उसे सबसे छोटा वर्टिकल रास्ता चाहिए। राइट। मीडियन सबसे बड़े एंगल से सबसे दूर भागेगा, क्योंकि उसे मिड पॉइंट तक जाना है। और उन दोनों के बीच में हमेशा एंगल बाइसेक्टर खड़ा रहेगा, एक मीडिएटर की तरह। अरे वाह, एल्टीट्यूड सबसे पास, मीडियन सबसे दूर और बाइसेक्टर हमेशा बीच में। ये तो विजुअलाइज करना बहुत आसान हो गया। स्लाइड 13 पर एक टर्म और है, सेवियन। ये क्या बीमारी है? सेवियन कोई बीमारी नहीं है, बस एक जनरल टर्म है। किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड तक खींची गई कोई भी रैंडम लाइन सेवियन कहलाती है। एल्टीट्यूड, मीडियन, बाइसेक्टर, ये सब बस स्पेशल टाइप के सेवियंस है। ओह, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी तो लाइन ही है। हाँ, पर ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। वो बस साइड को 90 डिग्री पर एग्जैक्टली आधी काटता है। उसका टॉप पॉइंट से लेना देना जरूरी नहीं होता। गॉट इट। अब स्लाइड 14 और 15 पर चलते हैं, जहां कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं। यहां रिजल्ट 1 कहता है कि ट्रायंगल के बाहर जो रिफ्लेक्स एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, उनका सम हमेशा 900 डिग्री होता है। ये 900 फिगर कहां से आया? इसे ऐसे सोचो कि एक पॉइंट के आसपास पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर हम ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर पूरा घूमें तो टोटल होता है 3 × 360, यानी 1080 डिग्री। हाँ, 1080 डिग्री। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ बाहर के रिफ्लेक्स एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ट्रायंगल के अंदर वाला हिस्सा जो कि 180 डिग्री होता है, वो माइनस करना पड़ेगा। ओह, तो 1080 माइनस 180 इक्वल्स एग्जैक्ट 900 डिग्री। मैथमेटिक्स सच में पोएट्री जैसी लगती है कभी-कभी। और रिजल्ट 2 देखो, बेस इंटरसेक्शन एंगल्स वाला। इसमें 2 ट्रांसवर्सल लाइंस का इंटरसेक्शन है ट्रायंगल के बेस पर। फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, θ1 + θ2 इक्वल्स 180 डिग्री प्लस एंगल ए। ये डायरेक्ट रिलेशन है ना? हाँ, बेस एंगल्स और टॉप एंगल के बीच डायरेक्ट लिंक होता है, जो इस स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में मदद करता है। समझ गया। स्लाइड 15 पर जो रिजल्ट 3 है, जिसे AP रूल बोला गया है, ये मुझे बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP में हैं, तो लिखा है कि बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा, ऑलवेज। हमेशा। इसका सॉलिड प्रूफ है, अगर एंगल्स AP में है तो उन्हें A-D, A और A+D मान लो। राइट। और इन तीनों को ऐड करने पर -D और +D कैंसिल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो सिर्फ बचा 3A, और हमें पता है तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है, तो 3A इक्वल्स 180 डिग्री। मतलब A इक्वल 60 डिग्री हर बार। दिमाग लगाना ही नहीं है एग्जाम में। और रिजल्ट 4 में एक बाउंडेड ट्रांसवर्सल्स फिगर है। बाउंडेड फिगर्स में बाहर वाले एंगल्स और अंदर वाले एंगल्स हमेशा बैलेंस में होते हैं। रूल है x1 + x2 + y1 + y2 इक्वल्स A + B, जिसे बेसिकली x + y इक्वल्स A + B में सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बहुत सिंपल। तो इसके साथ हमारे तीनों मॉड्यूल्स कवर हो गए हैं। अब हम स्लाइड 16 की तरफ बढ़ते हैं, जहां मॉड्यूल 4 यानी हमारा बोनस सेक्शन शुरू होता है। हाँ, द रैपिड फायर सिंथेसिस। अब एक काम करते हैं, इसे हम सच में एक गेम शो वाले रैपिड फायर की तरह खेलते हैं। मैं पूरी स्लाइड 17 से 21 तक एक-एक करके आपको सिचुएशंस दूंगा और बिना ऑप्शंस की परवाह किए आपको तुरंत आंसर और लॉजिक बताना है। डील? डील, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ओके, तो मास्टर बाइसेक्टर मैट्रिक्स को दिमाग में रखिए। पहला क्वेश्चन स्लाइड 17 से। ट्रायंगल में एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर बाहर मिल रहे हैं। ऊपर वाला एंगल BAC 84 डिग्री है। तो बाहर जो E पर एंगल बनेगा वो क्या होगा? हाफ एंगल रूल। 84 का ठीक आधा करो, आंसर सीधा 42 डिग्री। स्पॉट ऑन, ऑप्शन A इज करेक्ट। स्लाइड 18 पर आते हैं, Q2। ऊपर वाला एंगल A 50 डिग्री है,
दोनों अंदर वाले बाइसेक्टर्स इन सेंटर पर मिल रहे हैं। इन सेंटर का एंगल क्या होगा? अंदर मिल रहे हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला। 90 में ऊपर वाले एंगल का आधा जोड़ना है। 50 का आधा 25। 90 + 25 आंसर आया 115 डिग्री। ब्रिलियंट, ऑप्शन ए सही है। स्लाइड 19 Q3 थोड़ा ट्विस्ट है। एक्सेंटर यानी बाहर मिलने वाला एंगल BOC ऑलरेडी 70 डिग्री दिया हुआ है, तो अंदर वाला ऊपर का एंगल A क्या था? रिवर्स लॉजिक। फॉर्मूला था 90 - A2। इसका उल्टा करेंगे। 90 में से 70 घटाओ, बचा 20 और उस 20 का डबल कर दो। अंदर का एंगल सीधा 40 डिग्री। परफेक्ट, 40 डिग्री, ऑप्शन ए। अब स्लाइड 20 Q4 एक ही वर्टेक्स से एल्टीट्यूड और बाइसेक्टर दोनों गिर रहे हैं। बेस के एंगल 75 डिग्री और 35 डिग्री हैं। उन दोनों लाइंस के बीच का वो पतला सा नैरो एंगल कितना होगा? विचारधाराओं का टकराव। बेस एंगल्स का डिफरेंस निकालो और आधा कर दो। 75 और 35 का डिफरेंस हुआ 40, 40 का आधा यानी 20 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड फाइनली स्लाइड 21 Q5 एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो उस ट्रायंगल का बीच वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? बिना सॉल्व किए ठीक 60 डिग्री, ऑप्शन बी। वाओ, ये रैपिड फायर राउंड तो सच में दिमाग खोलने वाला था। जो भी एस्पिरेंट्स अभी हमें सुन रहे हैं, अगर इन सवालों का जवाब उनके दिमाग में आपके बोलने से पहले आ रहा था, तो भाई तैयारी बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। जो मैं सुनने वालों के दिमाग में छोड़ना चाहती हूँ। ओह, एक प्रोवोकेटिव थॉट, बताइए क्या सवाल है? आज हमने ज्योमेट्री के जितने भी रूल्स देखे ना, इन सेंटर, एल्टीट्यूड, सम ऑफ एंगल्स 180, ये सब एक 2D फ्लैट सरफेस यानी कागज पर बने ट्रायंगल के रूल्स हैं। पर थोड़ा सोचो, अगर हम यही तीनों रेखाएं एक स्फीयर यानी किसी गेंदे या अर्थ के ऊपर खींचें। अच्छा, एक 3D कर्व्ड सरफेस पर। हाँ, अगर इक्वेटर को हम बेस मान ले और दो लैंजिट्यूड लाइंस को पोल्स पर मिलाकर एक ट्रायंगल बनाए, तो क्या एल्टीट्यूड्स वहां भी वैसे ही 90 डिग्री पर गिरेंगे? क्या स्फीयर पर बनने वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल तब भी 180 डिग्री ही रहेगा? माय गॉड, ये सच में दिमाग को स्ट्रेच करने वाला थॉट है, क्योंकि अर्थ कर्व्ड है तो वो लाइंस अंदर की तरफ बेंड होंगी। और मेरा दिमाग अभी से घूमने लगा है। जैसी शुरुआत में हमने बात की थी एक्सरे मशीन की, जब डायमेंशन चेंज होता है तो ज्योमेट्री की एक्सरे रिपोर्ट भी बिल्कुल नहीं आती है। बिल्कुल, ज्योमेट्री बस रूल्स नहीं है, ये स्पेस और रियलिटी को समझने का एक जरिया है। तो इस नए 3D रहस्य